Good evening students, this is day 4 of APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be covering topic number 61 to 80. The topic number 61 is about Climate Adaptation Summit. इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं. नीदरलैंड गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट बुलाया था इस साल जनवरी महीने में. फोकस किया गया इस क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट में कि फ़ंड इकट्ठे किए जाए क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए. तो एट मैक्स आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 वाज होस्टेड बाय, आंसर वुड बी नीदरलैंड्स गवर्नमेंट. तो नीदरलैंड की थोड़ी मैपिंग भी कर लेते हैं इसी के साथ. पूरे यूरोप की मैपिंग एक बार ब्रीफली देख लेते हैं. तो देखिए, यूरोप की एक साइड में है मेडिटेरियन सी और नदर्न साइड में है नॉर्थ सी. एक फिर यहाँ पे है बाल्टिक सी, जो ये 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में है फिनलैंड, स्वीडन और यहाँ फिर इस साइड में है नॉर्वे. तो उसके अलावा यहाँ पे है छोटा सा कंट्री नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कहते हैं. और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन. अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो उसमें आप देखिए कि ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड को मिला करके इसको यूके कहा जाता है. इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट. तो ये आपको मैपिंग एक बार अच्छे से देख करके जानी है पीटी एग्ज़ाम से पहले. तो इसके बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन मूव फॉरवर्ड. टॉपिक नंबर 62, सेतु समुद्रन कनाल प्रोजेक्ट. तो देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ एक तरफ है तमिलनाडु कोस्ट और दूसरी तरफ है श्रीलंका का नदर्न जाफना प्रोविंस. यहाँ पे है श्रीलंका का जाफना प्रोविंस. दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ब्रोकन तरीके से लाइमस्टोन डिपॉजिट है, जिसको राम सेतु भी कहा जाता है या एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है. माना जाता है कि पुराने ज़माने में यहाँ एक ब्रिज हुआ करता था जो भगवान राम ने बनाया था, इसीलिए इसको राम सेतु कहते हैं. लेकिन आज के टाइम में ये सबमर्ज हो चुका है, लेकिन ब्रोकन तरीके से अभी भी हैं कहीं कहीं पे छोटे छोटे डिपॉजिट्स. और ये जो डिपॉजिट्स हैं ये लाइमस्टोन से बने हुए हैं. और अगर बात की जाए तो इंडियन साइड में यहाँ पे है रामेश्वरम आइलैंड, जो 4 धाम का एक हिस्सा माना जाता है हमारे देश में. उसके अलावा जो बाकी 3 हैं बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका. तो रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका के साइड से है यहाँ पे मन्नार आइलैंड, और उस दोनों के बीच में है ये एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु भी कहते हैं, सबमर्ज लाइमस्टोन्स. अभी ये न्यूज़ में क्यों था हाल फिलहाल में? क्योंकि ये राम सेतु के कारण और ये सब लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के कारण कोई अगर बड़ा शिप होता है तो इस एरिया से नहीं गुजर पाता, वो आकर के फंस जाता है. इसीलिए अगर कोई बड़ा शिप को ट्रैवल करना है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट को, तो उसको फिर ये लंबा रास्ता लेना होता है. और इसी कारण से 2005 में प्रपोज किया गया था कि यहाँ पे एक कनाल बनाया जाए, डिग करके इस एरिया को कनाल बनाया जाए, जिसका नाम दिया जाएगा सेतु समुद्रन कनाल. ये प्रोजेक्ट 2005 में प्रपोज किया गया था, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, क्योंकि उसके बाद से अब बात चल रही है कि ये जो एरिया है राम सेतु वाला एरिया, इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाए. वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड ए नेशनल हेरिटेज, फिर तो सेतु समुद्रन कनाल प्रोजेक्ट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेशनल हेरिटेज को फिर हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सेतु समुद्रन कनाल प्रोजेक्ट अक्रॉस एडम्स ब्रिज होगा. एडम्स ब्रिज किसके किसके बीच में है? तो इंडियन साइड में है रामेश्वरम आइलैंड, श्रीलंकन साइड में है मन्नार आइलैंड, और ये जो बीच का डिपॉजिट है इट इज़ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन. उसके अलावा जो आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट तो आपको पता ही होगा, एक चोकिंग पॉइंट होता है वाटर के अंदर, 2 लैंड मास के बीच का एक नैरो सा पॉइंट जिसको स्ट्रेट कहते हैं. तो इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट. और यहाँ पे फिर जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार. सेतु समुद्रम कनाल वॉज प्रपोज्ड इन 2005 बट नॉट बिल्ट येट. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड देन मूव फॉरवर्ड. टॉपिक नंबर 63 इज अबाउट येमेन सिविल वॉर. तो येमेन सिविल वॉर से पहले हम यहाँ पे अरब स्प्रिंग समझ लेते हैं. देखिए, अरब स्प्रिंग एक तरह का, ये जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि लीबिया, इजिप्ट
और उसके अलावा वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ में एक तरह का लोगों के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये ज़्यादातर जो देश हैं यहाँ पे एक तरह की डिक्टेटरशिप चल रही थी। ज़्यादातर देशों में रेगुलर तरीके से डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। जो भी प्रेसिडेंट बन जाता था वो 20-20, 25-25 साल तक यहाँ पे फिर पावर छोड़ता ही नहीं था, फोर्स का इस्तेमाल करता था, वायलेशन करता था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का। तो इस कारण से फिर 2010 दिसंबर में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ, एक छोटा सा देश है ट्यूनीशिया से, रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लोगों ने यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार बना दी ट्यूनीशिया में। फिर ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ और ये प्रोटेस्ट फिर बाकी सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुंचा और धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका से होते हुए ये वेस्ट एशिया में पहुंच गया और इसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। और ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब वेस्ट एशिया के कंट्री येमेन में पहुंचा तो फिर येमेन के जो प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सालेह, उनको हटा दिया कि अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, और एक नए प्रेसिडेंट आ गए मंसूर हदी। लेकिन मंसूर हदी की सरकार भी कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई येमेन के अंदर, और फिर वहाँ के कुछ लोकल ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वायलेंट रिवॉल्यूशन कर दिया। और उन लोकल ग्रुप्स का नाम है हाउती सियास, मतलब सिया सेक्ट को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको साथ में कह दिया जाता है हाउती सियास। सिर्फ हाउती भी लिख के दे सकता है एग्जाम में। तो समझ लीजिए कि येमेन के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया। एक तरफ है सरकार, हदी की सरकार, ये है हदी, और ये हदी की सरकार मंसूर हदी, और मंसूर हदी जो हैं वो सुन्नी हैं। तो नेचुरली मंसूर हदी की सरकार को सपोर्ट करने लगा सऊदी अरबिया, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, और जो हाउतीज लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हैं सिया, तो उनको सपोर्ट करने लगा ईरान। तो इस तरीके से ये जो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट था दैट बिकेम इनटू अ रीजनल वॉर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया, इट बिकेम ए सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। तो कौन कौन सी बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है? अरब स्प्रिंग क्या है? एक तरह का डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। तो इट रीच्ड इवन इन सीरिया एंड येमेन, जो दोनों ही जगहों पे सिविल वॉर चल रहे हैं अभी तक because of this Arab Spring. It started in December 2010 from a small country of North Africa जिसका नाम है ट्यूनीसिया। अगर यमन सिविल वॉर की बात की जाए तो वहाँ पे हाउतीस या रेबेल कर रहे हैं सुन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ। सुन्नी गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट का नाम है मंसूर हदी, वो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट एशिया की मैपिंग यहीं पे कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को देख लेते हैं। ये सारे कंट्रीज़ मिला करके फिर हो जाएंगे वेस्ट एशिया, इंक्लूडिंग ये ईरान। ये है ईरान। अफ़गानिस्तान ये है। अफ़गानिस्तान इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, अफ़गानिस्तान इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो ये है ईरान। उसके अलावा इराक, छोटा सा कुवैत, उसके अलावा आप देखिए अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये सब वैसे कॉकस रीजन में आते हैं। टर्की, सीरिया, इराक, और यहाँ पे एक कंट्री आ जाएगा इराक, छोटा सा कंट्री है कुवैत। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आइलैंड कंट्री है बहरीन, यहाँ पे फिर कतर, यूएई, और यहाँ पे फिर ओमान, येमन, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इज़राइल। तो अगर इज़राइल इस एरिया की बात की जाए तो आप देखिए ये है इज़राइल, ये ओपन होता है ऑन द वेस्टर्न साइड इन द मेडिटेरियन सी। इसके ऊपर है लेबनान, फिर यहाँ है जॉर्डन। जॉर्डन इज़ द ओनली कंट्री हियर दैट, या फिर जॉर्डन डज नॉट ओपन इनटू मेडिटेरियन सी, लेकिन जॉर्डन यहाँ नीचे, जॉर्डन और इज़राइल नीचे आकर के ओपन होते हैं एक छोटे से गल्फ़ में जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ अकाबा। तो ये है गल्फ़ ऑफ अकाबा, यहाँ पे देखिए ये है गल्फ़ ऑफ अकाबा। यहाँ पे जॉर्डन और इज़राइल दोनों आकर के ओपन हो रहे हैं। और ऊपर से बात की जाए तो इज़राइल हो या लेबनान हो या सीरिया हो, ये देखिए सीरिया, ऑल ऑफ देम ओपन्स इनटू मेडिटेरियन सी। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की बात कर ली जाए तो ये एक स्ट्रेट है, यहाँ पे आप देखिए जिबूती और यमन के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं बाबल मंडाब स्ट्रेट। और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ बिटवीन ओमान एंड ईरान। ये जो आप टिप देख रहे हैं, आपको देख करके लगेगा कि यूएई का टिप है, लेकिन इस पर एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ओमान ने ले रखा है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है कि ओमान और यूएई के बीच में, ओमान और ईरान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, और
उसके अलावा ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं गल्फ़ ऑफ एडन, इस एरिया को कहते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान। यहाँ पे बाब अल मंडाब, और बाब अल मंडाब तो स्ट्रेट है, एक तरफ है गल्फ़ ऑफ एडन, इस तरफ है रेड सी, यहाँ पे पर्सियन गल्फ़। उसके अलावा अगर इजराइल और जॉर्डन के बीच में बात की जाए तो यहाँ पे है डेड सी। तो ये सब कुछ अच्छे से देख करके जाना, वेस्ट एशिया की मैपिंग हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। वैसे जब इजराइल रिलेटेड टॉपिक हम करेंगे तो इजराइल की मैपिंग थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, पॉज द वीडियो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में आ चुका है, तो हो सकता है एज इट इज़ आपके एग्जाम एपीएससी में दिख जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, इस मैप के बेसिस पे दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 64 इज अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार। तो भारत सरकार देती है गैलेंट्री अवार्ड्स। ये गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म्ड पर्सनल्स को मिल सकता है, उसके अलावा सिविलियंस को भी मिल सकता है, और साल में 2 बार ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे को या फिर इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे। गैलेंट्री अवार्ड्स के टाइप्स देखिए, 2 तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड वाइल फेसिंग एनिमी, तो एनिमी दुश्मन देश को फेस करते हुए गैलेंट्री अवार्ड दिए जा सकते हैं 3 तरह के। सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र, और फिर होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स अदर दैन इन द फेस ऑफ एनिमी। उसमें होता है फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गलवान वैली में जो हमारे सोल्जर शहीद हुए थे चाइना से लड़ते हुए, उनको अलग अलग तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गैलेंट्री अवार्ड आपको याद रखना है वो होगा कर्नल बी संतोष बाबू को जो दिया गया था गैलेंट्री अवार्ड। इनको ही बिलोंग टू 16 बिहार रेजिमेंट, और इनको महावीर चक्र दिया गया कर्नल संतोष बाबू को। तो देखिए महावीर चक्र क्यों, क्योंकि एनिमी को लड़ते हुए शहीद हुए, इसलिए पहले तो इस कैटेगरी में आए, और इसमें भी सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि गैलेंट्री अवार्ड्स 2 तरीके की होती हैं। वाइल फेसिंग एनिमी, उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे ऊपर परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि ये गैलेंट्री अवार्ड सिविलियंस को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन तभी दिए जा सकते हैं अगर वो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम कर रहा हो, तो वर्किंग अंडर द डायरेक्शंस और सुपरविजन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, और उसमें अगर वो शहीद हो जाए या कुछ वीरता का काम करे तो गैलेंट्री अवार्ड सिविलियन को भी मिल सकते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स अदर दैन फेसिंग एनिमी, नॉर्मल टाइम्स में सबसे ऊपर अशोक, फिर कीर्ति, फिर शौर्य, ये सब याद रखना। गिवन ट्वाइस अ ईयर, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, और आर्म्ड फोर्सेज और सिटीजन्स दोनों को दिए जा सकते हैं। इस साल जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, कर्नल बी संतोष बाबू को दिया गया है मार्टायर ऑफ गलवान वैली, बिलोंग टू 16 बिहार रेजिमेंट, इनको दिया गया है महावीर चक्र। परमवीर नहीं दिया गया है, ध्यान रखना, हाईएस्ट वाला नहीं है, उससे बाद वाला है। सो ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 65 इज़ अबाउट बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो देखिए, आपको तो पता होगा कि हमारे पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंड किया जा सकता है, या फिर डीजल के अंदर थोड़े बायोडीजल्स ब्लेंड किए जा सकते हैं। ये जो एथेनॉल है या बायोडीजल है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनमें स्टार्च होता है, जैसे शुगर केन वगैरह, उनसे निकाला जा सकता है। और इनको इससे जब मिक्स किया जाता है, ब्लेंडिंग की जाती है, तो इससे जो फ्यूल होता है वो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाता है, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो हम जो इतना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो डबल फ़ायदा, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी फ़ायदा होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी डिटरमाइन की है, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि वी विल अचीव 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल एंड 5% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल विथ डीजल बाय 2025। पहले ये टारगेट 2030 तक अचीव किया जाना था, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट डेट को प्रीपोन कर दिया। तो बातें जो ध्यान में रखनी है, बायोफ्यूल पॉलिसी में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल एंड 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग विद डीजल, टारगेट ईयर 2025। याद रखना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और हमारे लिए करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हेल्पफुल होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए।
टॉपिक नंबर 66 इज़ अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1973-74 में बनाया गया था आफ्टर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। तो मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था कि कैसे 1973 में अरब इजराइल वॉर के बाद अरब कंट्रीज़ ने ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया था पूरे दुनिया भर को, खासकर उन कंट्रीज़ को जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो तेल का प्रोडक्शन कम हो गया था, इस कारण से तेल की क्राइसिस आ गई थी। तेल की क्राइसिस आने के कारण फिर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद इन लोगों ने मिल करके एक एजेंसी बना दी अपनी एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने के लिए। उस एजेंसी का नाम था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके टोटल 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट इसको जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है वो है मेक्सिको। तो मेक्सिको बिकेम द 30th मेंबर टू ज्वाइन इट एंड इट बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो यहाँ ग्रीन कलर से जिनको भी आप देख रहे हैं वो सब मेंबर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। आपको पता चलेगा, ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो या तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, नहीं तो अमेरिकन कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री खासकर। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसे कंट्री और साउथ कोरिया भी है। सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटा ये डायग्राम फिगर एक बार देख लेना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। इंडिया को देख करके आपको समझ आएगा कि इंडिया मेंबर तो नहीं है क्योंकि डार्क ग्रीन कलर से नहीं है, बट इंडिया हैज़ गॉट एसोसिएट मेंबर स्टेटस। तो इंडिया हैज़ गॉट एसोसिएट मेंबर स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन मार्च 2017। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया आफ्टर ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973-74। हेडक्वार्टर है पेरिस में। 30 मेंबर हैं। सबसे लेटेस्ट है मैक्सिको विच इज़ द फर्स्ट फ्रॉम लैटिन अमेरिका। इंडिया इज एसोसिएट मेंबर सिंस 2017 एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिशेस अ रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। अगला टॉपिक अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको बनाया गया था 1960s में। स्टार्टिंग में तो बस 18 कंट्रीज़ थे, धीरे धीरे और भी कंट्रीज आते गए और टोटल अब इसके 38 कंट्रीज़ हो चुके हैं। इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। इनफैक्ट OECD और IEA काफ़ी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। OECD का जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने इसको हाल फिलहाल में ज्वाइन किया वो है कोस्टा रिका। इसने इसको इस साल मई में 2021 मई में ज्वाइन किया। तो बिल्कुल हाल फिलहाल में कोस्टा रिका ने इस OECD को ज्वाइन किया। OECD के अंदर ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग अच्छी रहती है। OECD जो 2 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है वो भी देख लीजिए, गवर्नमेंट एट ग्लैंस रिपोर्ट एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। तो OECD के बारे में जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं पीटी के लिए, 1960 में बनाया गया था। आज के डेट में टोटल 38 मेंबर्स हैं। कोस्टा रिका लेटेस्ट कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया है मई 2021 में। हाई HDI कंट्रीज़ वाले कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। इंडिया मेंबर नहीं है OECD का, ध्यान रहे, इंडिया मेंबर नहीं है। और रिपोर्ट जो पब्लिश होती है गवर्नमेंट एट अ ग्लैंस रिपोर्ट एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 68 इज अबाउट पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग। तो चूंकि हम जून महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उस टाइम में पथरू घाट से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, तो उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग वैसे तो आपने हिस्ट्री में जरूर अच्छे से पढ़ रखा होगा। 28 जनवरी 1894 को हुआ जब फार्मर्स की एक मीटिंग हो रही थी, राइजर मेल जिसको कहते हैं, एट पथरू घाट विच इज़ इन डरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और यहाँ पे ये जो मीटिंग हो रही थी दैट वाज अगेंस्ट ह्यूज इंक्रीज इन लैंड टैक्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया। जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वैसे तो मोर देन 140 फार्मर्स और पीजेंट्स डाइड इन दिस लाठी चार्ज, लेकिन सरकारी डाटा के हिसाब से बस 15 फार्मर्स की डेथ हुई थी। तो जो बातें हैं ध्यान में रखनी है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग डरान डिस्ट्रिक्ट में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स इकट्ठा हो रहे थे अगेंस्ट इंक्रीज लैंड रेवेन्यू। किस तारीख को हुआ? ये तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1894। ऑफिशियल डेथ काउंट इज 15 एंड 37 गॉट वुंडेड। ये क्वेश्चन है इस टॉपिक के बेसिस पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 69 इज अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज।
तो देखिए, दुनिया के खासकर जो ट्रॉपिकल एरिया में जो देश हैं वहाँ पे चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इस कारण से जो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट्स या कुछ वायरसेस, वो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं। और इसी कारण से जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के कंट्री हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के डिजीज़ेस होते रहते हैं, जिनको WHO ने नाम दिया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस, क्योंकि लोगों को बीमारियाँ भी होती हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत बैकवर्ड कंट्री हैं, सो नो वन केयर्स, ना इसके लिए दवाइयाँ बनती हैं, ना वैक्सीन्स बनते हैं, लोग ऐसे बीमारियों के साथ जीते हैं, मर भी जाते हैं, और इसीलिए इसको कहा गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है और नेग्लेक्टेड होता है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए WHO ने 30 जनवरी को डिक्लेयर किया है, 30 जनवरी को डिक्लेयर किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। टोटल 17 डिजीज़ेज़ को WHO ने कैटेगराइज किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़। ये मेनली 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं, वायरस, हेलमिंथ मतलब पैरासाइटिक वॉर्म्स, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। जो नाम आपको याद रखने हैं, वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, दे आर ऑल्सो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। चला, बैक्टीरिया के कारण अल्सर, लेप्रोसी, यर्स या ट्रैकोमा, ये भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं जो बैक्टीरियाज के कारण होते हैं। तो बाकी हेलमिंथ के कारण जो बीमारियां होती हैं वो याद नहीं करना है, इतना सारा याद नहीं कर पाओगे, या प्रोटोजोआ के कारण भी जो बीमारियां होती हैं सब याद नहीं करना है, लेकिन एक बार पीटी से पहले इसको देख जरूर लेना। तो बातें जो आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के लिए जो डे सेलिब्रेट किया, जो डे ऑब्जर्व किया जाता है वो है 30 जनवरी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ट्रॉपिकल इन्फेक्शन ज़्यादातर वो लो इनकम कंट्री वाले देशों में होती हैं जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं। टोटल 17 ऐसे डिजीज़ हैं जिसको WHO ने आइडेंटिफाई किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइटिक वर्म्स। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसके पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 70 इज अबाउट एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स। तो समझिए, हमारे देश की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 2 रडार लगाए हैं अलग अलग जगहों पे। एक लगाया है मुक्तेश्वर हिल्स पे इन उत्तराखंड और दूसरा लगाया कुफरी रीजन में इन हिमाचल प्रदेश। इस तरह के रडार लगाए गए हैं। इसका नाम दिया गया एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार। तो सबसे पहले तो ये बात तो समझ आ रही है कि वेदर रडार हैं, किसने लगाया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। वेदर रडार है मतलब वेदर के बारे में बताएंगे। अब एक्स बैंड का मतलब समझ लीजिए, एक्स बैंड मतलब लोअर वेवलेंथ वाले बैंड। तो देखिए, अलग अलग तरह के रडार्स होते हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। अब इतना तो याद नहीं रख करना है, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ देख लीजिए। के ए वेवलेंथ मतलब लार्जर वेवलेंथ है, फिर के यू, फिर एक्स, एल मतलब लोअर वेवलेंथ। तो एक्स बैंड वाला रडार मतलब रिलेटिवली लोअर वेवलेंथ वाला रडार है। तो ये यहाँ पे वेवलेंथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इतना तो वैसे डिटेल में नहीं रटना है। ये एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, BEL ने। अब ये डॉपलर रडार्स क्या होते हैं हमने समझ लिया कि वेदर रडार हैं मुक्तेश्वर इन उत्तराखंड एंड कुफरी इन हिमाचल प्रदेश। अब ये वेदर रडार हैं, एक्स बैंड के रडार हैं। अब डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। तो ज़रा समझ लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या चीज़ होती है। तो देखिए, डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है कि मान लीजिए कि ये इंसान खड़ा है और इसके तरफ ये बस आ रही है या एम्बुलेंस आ रही है। ये एम्बुलेंस जो सायरन छोड़ेगा ना, सायरन जो रिलीज़ करता है, उस सायरन की फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा इस इंसान को सुनाई देगी, क्योंकि ये बस इसके डायरेक्शन में आ रही है। और वही जो इसके पीछे इंसान खड़ा है जिससे दूर ये जा रही है बस, उसको ये फ्रीक्वेंसी, सायरन जिस फ्रीक्वेंसी में एक्चुअली रिलीज हो रहा है उससे लोअर फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी। मुद्दा ये है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और अगर वो फिर कोई वेव रिलीज कर रहा है, तो जिस चीज़ के साइड, जिस चीज़ के डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अपीयर होगी। ऐसा डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स में बताया गया। हो सकता है साइंस एंड टेक में आपसे ये सवाल पूछ ले। तो मुद्दा ये है कि ये इंसान की तरफ ये एम्बुलेंस आ रही है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इस एम्बुलेंस की
वो रियल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, हाइयर होगी, जबकि इससे ये एम्बुलेंस दूर जा रहा है तो इसको जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो रियल फ्रिक्वेंसी से कम होगी, लो होगी। और इसी का इस्तेमाल करेगा ये डॉपलर वेदर रडार। जो भी बादल हैं या बारिश है वो जब दूर जा रहे होंगे तो भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा दूर जा रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करके नज़दीक आ रहे होंगे तो आइडेंटिफाई कर लेगा और वेदर को बता देगा, प्रेडिक्ट कर देगा। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स लगाए गए हैं। किसने लगाया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। एक्स बैंड मतलब लोअर वेवलेंथ। कहाँ लगाया गया है? मुक्तेश्वर में इन उत्तराखंड एंड कुफरी इन हिमाचल प्रदेश। इट वर्क्स ऑन डॉपलर इफेक्ट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज करें, आंसर करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 71 इज अबाउट ओलिव रिडली टर्टल्स। तो ओलिव रिडली टर्टल्स काफ़ी छोटे छोटे टर्टल्स होते हैं। ये एक तरह के मरीन टर्टल्स हैं, ओशन में पाए जाते हैं। तो 7 तरह के मरीन टर्टल्स होते हैं, उसमें से एक मरीन टर्टल होता है ओलिव रिडली टर्टल। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। तो इसके अलावा एक और होता है केम्प और ओलिव रिडली। ये दोनों स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे अबंडेंट होता है ओलिव रिडली टर्टल। तो ध्यान रखना, ओलिव रिडली टर्टल एग्जाम में आएगा। केम्प या हम्पबैक वो सब याद नहीं रखने की ज़रूरत है। APSC मैथमैटिक्स ओलिव रिडली टर्टल आना चाहिए। तो ओलिव रिडली टर्टल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन मिल रखा है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल रखा है। IUCN में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। दुनिया में वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को। Olive ridley turtles are smallest and most abundant turtles. They live in warm waters of Pacific, Atlantic and Indian Ocean. They are carnivorous. ज़्यादातर जो ये नेस्टिंग करते हैं या एग लेइंग करते हैं, दे डू इन द उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट में करते हैं। उसमें भी गहरी माथा कोस्ट ऑफ उड़ीसा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर देयर मास नेस्टिंग। ये मास नेस्टिंग करते हैं, एक साथ लार्ज नंबर्स में आकर के एक नेस्टिंग करते हैं। उसके मास नेस्टिंग को कहा जाता है अरीबादा। तो जो इम्पॉर्टेंट कोस्ट हैं जहाँ पे नेस्टिंग के लिए पॉपुलर हैं ऑफ ओलिव रिडली टर्टल्स, यानी कि अरीबादा के लिए, वो इम्पॉर्टेंट कोस्ट गहरी माथा इन उड़ीसा, यहाँ पे गहरी माथा। फिर रिसुकुलिया रिवर का जो माउथ है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मास नेस्टिंग होती है, अरीबादा होता है। उसके अलावा अथरिंगा कोस्ट, देवी रिवर माउथ यहाँ पे, और उसके अलावा होप आइलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। होप आइलैंड, इसको एक बार अपने एटलस में मैपिंग कर लेना। होप आइलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे भी मास नेस्टिंग या अरीबादा होता है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिल रखा है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल रखा है ओलिव रिडली टर्टल्स को अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। IUCN स्टेटस में वल्नरेबल की तरह कैटेगराइज्ड हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। इस तरह का स्टेटमेंट ऑलरेडी UPSC पूछ चुका है, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, इनको ओलिव रिडली टर्टल्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट टर्टल्स, मरीन टर्टल्स। दे लिव इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। दे आर कार्निवोरस। गहरी माथा बीच, यहाँ पे देखो, गहरी माथा बीच ऑफ उड़ीसा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मास नेस्टिंग। इट इज़ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट इन फैक्ट। उसके अलावा और भी हैं, जैसे ऋषिकुलिया रिवर का माउथ या देवी रिवर का माउथ, लेकिन गहरी माथा इज मोस्ट पॉपुलर। दे आर नोन फॉर मास नेस्टिंग। उस मास नेस्टिंग को कहा जाता है अरीबादा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस मैप की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार इस मैप को भी देख लेना। टॉपिक नंबर 72 इज़ अबाउट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग मैं वैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 3-4 बार आपको बता चुका हूँ। वहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे पैसाबाजार.com वाले ऐप पे जाकर के आप अपनी रेटिंग देख लेते हैं, अपनी कितना आप अर्न करते हैं, किस तरह का आपका टैक्सेशन सिस्टम है, कितना आप टैक्स भरते हैं, और पुराना जो आपने लोन लिया उसके बेसिस पे आपने कितना लोन चुकाया है अभी तक टाइमली, उसके बेसिस पे आपको एक स्कोर मिलता है। उस स्कोर के बेसिस पे आपकी क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कितना इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो क्रेडिट स्कोर तो एक इंडिविजुअल का होता है जो इस तरह के ऐप वगैरह पे मिल जाते हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट को कॉरपोरेट्स के लिए लगाया जाए या देशों के लिए लगाया जाए, तो उसके लिए दुनिया के अलग अलग बहुत बड़े बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच या मूडी, जो दुनिया के अलग अलग कॉरपोरेट्स को या सरकारों को रेटिंग देती हैं। तो जब कॉरपोरेट को रेटिंग देते हैं तो कहते हैं कॉरपोरेट रेटिंग, जब गवर्नमेंट्स को रेटिंग देते हैं तो उनको कहते हैं सोवरेन रेटिंग। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग स्केल है, जैसे AAA या AA1 ऐसा कुछ। ये स्केल याद करने की ज़रूरत नहीं है।
पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ध्यान में रखना कि सोवरेन रेटिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉरपोरेट रेटिंग। मतलब मान लीजिए कि हमारे देश की एक कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो उसकी रेटिंग भारत सरकार की रेटिंग से या तो खराब होगी, नहीं तो उसके बराबर होगी, उससे बेहतर नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट की जो सोवरेन रेटिंग होती है दैट इज़ द सीलिंग लिमिट फॉर कॉरपोरेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर country. So if rating of a country is low, then the government and the company of that country will have to pay more interest rate. ये तो बात आप समझ ही रहे हैं। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि रेटिंग्स के लिए अलग अलग कॉर्पोरेट्स और सोवरेन रेटिंग्स के लिए दुनिया भर की कुछ ग्लोबल एजेंसीज हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच या मूडी। इंडिया के अंदर रेटिंग के लिए एक एजेंसी है क्राइसिल। और एक बात जो आपको ध्यान में रखेंगे, रेटिंग्स में कॉर्पोरेट रेटिंग शुड बी लेसर दैन सोवरेन रेटिंग्स। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 73 इज अबाउट मिलिट्री कू इन म्यांमार। तो म्यांमार से रिलेटेड इस साल सवाल आ सकता है। वैसे तो पूरी बैकग्राउंड मुझे उम्मीद है कि आपको याद ही होगा कि म्यांमार कैसे 1956 तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, यूनू के अंतर्गत, फिर नेवी ने मिलिट्री कू कर दिया। वो सब याद रखने की पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि म्यांमार के अंदर वहाँ की जो आर्मी है, जिसको मिलिट्री जनता कहते हैं, उसने बहुत टाइम तक वहाँ पे रूल किया है, डिक्टेटरशिप इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हुआ था मिलिट्री जनता के खिलाफ, मिलिट्री रूल के खिलाफ। दैट रिवॉल्यूशन हैपेंड ऑन 8 अगस्त 1988, इसीलिए इसको 8888 रिवॉल्यूशन नाम से भी बुलाते हैं। इस रिवॉल्यूशन की लीडर थी आंग सान सू की, इनकी अपनी पार्टी भी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और इस रिवॉल्यूशन के कारण फॉर डेमोक्रेसी जो उन्होंने किया अगेंस्ट मिलिट्री जनता, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1991 में, नोबेल पीस प्राइज़ मिला 1991 में फॉर हर पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। अल्टीमेटली इनके कई सालों के मेहनत के बाद इनको 2015 में वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। लेकिन हाल फिलहाल में, और इनकी NLD की सरकार भी बनी वहाँ पे, वो बात अलग है, आंग सान सू की प्रेसिडेंट नहीं थी। लेकिन ये साल म्यांमार वापस से बहुत न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फरवरी 2021 में वापस से मिलिट्री जनता ने वहाँ पे मिलिट्री कू करके पावर अपने हाथ में ले लिया और आंग सान सू की को वापस से जेल या डिटेन कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। म्यांमार से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया। ये कैपिटल हुआ करती थी रंगून, फिर बदल के यंगून किया गया। अब और कैपिटल को फिर से बदल दिया गया और अब नया कैपिटल है ने पे तो। म्यांमार से रिलेटेड मैपिंग इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ध्यान से देखिए। म्यांमार हमारे कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, त्रिपुरा के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है। त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन? बांग्लादेश। यहाँ पे है फिर बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर। सबसे लंबा बॉर्डर फिर किसके साथ हो गया? तो और अरुणाचल के साथ हो गया। म्यांमार की अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो एक तरफ है इंडिया, ऊपर है चाइना, फिर यहाँ पे है लाओस, थाईलैंड, और यहाँ पे छोटा सा बाउंड्री विथ बांग्लादेश। तो ये 5 देशों के साथ म्यांमार बाउंड्री शेयर कर रहा है, वियतनाम के साथ या फिर कंबोडिया वगैरह के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स इंडिया। याद रखना ये 5 कंट्री। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैपिंग तो कर ही लेना। उसके अलावा मिलिट्री कू हैपेंड इन 2021, कैपिटल नेपिताओ। आंग सान सू की, इनका नाम याद रखना, लीड दिस डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट मिलिट्री जनता। इनके नाम से ये रिवॉल्यूशन है 8888 रिवॉल्यूशन दैट हैपेंड ऑन 8 अगस्त इन 1988। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इनके डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के लिए। दैट नोबेल पीस प्राइज़ वाज गिवन इन 1991। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 74 इज अबाउट कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था इस साल। अगेन मेंस में ज़्यादा काम आएगा, पीटी में तो शायद से सवाल ना बने। देखिए कोलंबो पोर्ट, इसका एक टर्मिनल, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, इंडिया और जापान को दिया था श्रीलंकन सरकार ने डेवलप करने के लिए। लेकिन बाद में वहाँ पे लोकल वर्कर्स के प्रोटेस्ट के कारण इस कोलंबो के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पोर्ट को इंडिया और जापान से छीन लिया गया इसको, और फिर इंडिया और जापान को वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल दिया गया है बिल्ड करने के लिए। तो इतना ही न्यूज़ है कोलंबो पोर्ट का। हो सकता है मैपिंग में आपसे कोलंबो पोर्ट पूछ ले कि श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे, तो ऑफकोर्स ध्यान दीजिए श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट पे है। बाकी सब जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं कोलंबो के वो ध्यान दीजिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है हम्बनतोता पोर्ट, जो अब चाइना के पास चला गया है फॉर 99 ईयर्स। ये इसके सदर्न
कोस्ट पे है। हम्बनतोता पोर्ट पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उसके अलावा पोर्ट ऑफ उलूविल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि ये माइनर पोर्ट है तो पोर्ट ऑफ उलूविल को भूल भी जाओ चलेगा। त्रिकोणमाली याद रखना, त्रिकोणमाली, गाले, कोलंबो। और यहाँ पर नॉर्दर्न प्रोविंस में यहाँ पे जाफना प्रोविंस याद रखना, और ये है पॉइंट पेड्रो। अगर देख रखी होगी मूवी फैमिली मैन तो यहीं पे सारी शूटिंग हुई है, यहीं की सारी बात हो रही थी, तो हो सकता है पॉइंट पेड्रो आपसे पूछ ले, राइट। नदन यहीं पे इंसर्जेंसी मूवमेंट चले थे LTT के। लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स याद रखना, त्रिकोमाली, हम्बनतोता, गाले एंड कोलंबो। कोलंबो इंडिया को मिला है, हम्बनतोता चाइना को मिला है। तो बातें जो ध्यान में रखनी है, कोलंबो पोर्ट अर्लियर बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एंड जापान, उसका ईस्टर्न टर्मिनल और वेस्टर्न टर्मिनल डेवलप हो रहा है। हम्बनतोटा पोर्ट पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उसके अलावा जो बाकी पोर्ट्स हैं गाले, त्रिकोणमाली, पॉइंट पेड्रो। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 75 इज अबाउट ग्रीन टैक्स। तो हमारे देश के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नया तरह का टैक्स लेकर के आए हैं जिसको नाम दिया गया है ग्रीन टैक्स। इस ग्रीन टैक्स में कैसा है कि जब हमारी गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाएगी तो उसका हमें लाइसेंस रिन्यू कराने जाना होगा। और जब गाड़ी को हम उसको रिन्यू कराने जाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। इनफैक्ट तो रजिस्ट्रेशन आपको पता है 15 साल के लिए होता है, तो आपकी पर्सनल व्हीकल जब 15 साल की हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू जब कराने जाएंगे तो उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है ग्रीन टैक्स। ये टैक्स अगले साल 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा और अलग अलग तरह की गाड़ियों के लिए, पेट्रोल या डीजल बेस्ड गाड़ियों के लिए अलग अलग टैक्स होगा और इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो इसी तरीके का एक प्रोविज़न हमारे बजट में भी, जो बजट रखा है निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 में, उसमें भी इस तरह की कुछ बात की गई है लेकिन वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या बोला गया है कि 20 साल पुरानी पर्सनल व्हीकल या फिर 15 साल पुरानी कॉमर्शियल व्हीकल को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा सरकार से। और जब भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी में जांच कराना होगा कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 40,000 रुपये जमा कराने होंगे। और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तो आप गाड़ी चला नहीं सकते, लेकिन अगर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, अगर गाड़ी आपकी ठीक है, तब भी आपको 40,000 रुपये जमा कराने हैं। और उसके बाद हर 5-5 साल पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। तो मतलब ये बजट में रखा गया है ये फिटनेस सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट कि गाड़ी अगर आपकी पर्सनल व्हीकल 20 साल पुरानी है या कॉमर्शियल व्हीकल 15 साल पुरानी है तो उसके बाद हर 5-5 साल पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है और गाड़ी फिट है तो अभी आपको 40,000 रुपये फिटनेस फ़ी की तरह देना होगा। तो बातें जो ध्यान में रखनी है, ग्रीन टैक्स ये लेकर के आए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, अगले साल से एप्लीकेबल होगा। पर्सनल व्हीकल जब अपने रिन्यू कराएंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को तो उसके ऊपर उनको ये ग्रीन टैक्स देना होगा और इसको एक अलग फंड में रखा जाएगा और जिस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए। जबकि बजट, इस साल के बजट में कॉन्सेप्ट लाया गया है फिटनेस टेस्ट का। तो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल और पर्सनल व्हीकल के लिए 20 साल पे फिटनेस टेस्ट होगा और फिटनेस टेस्ट में 40,000 रुपये देने हैं। उसके बाद हर 5-5 साल पे फिटनेस टेस्ट होगा। ये भी पैसा एक अलग फंड में रखा जाएगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 76 इज अबाउट प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन बाय RBI। तो देखिए, जो भी बैंक्स के, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर उनकी फाइनेंशियल फंक्शनिंग, फाइनेंशियल मैट्रिक्स ख़राब हो, जैसे कि उनका कैपिटल रेशियो ख़राब हो रहा हो, एसेट क्वालिटी जैसे यानी कि NPA काफ़ी बढ़ रहा हो या प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हो रही हो, तो RBI उनके ऊपर एक तरह का लिमिटेशन लगा सकती है जिस लिमिटेशन को नाम दिया जाता है PCA। सरल शब्दों में बोलें तो अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ख़राब हो किसी भी बैंक का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसके ऊपर RBI एक तरह का लिमिटेशन लगाती है जिसको नाम दिया जाता है प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन। उसमें कई तरह के लिमिटेशंस लगा सकती है। RBI कह सकती है कि आप अब आगे से अपना ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करेंगे या नया रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है RBI। हाल फिलहाल में 3 ऐसे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक जो PCA के अंतर्गत हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। तो PT पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन कौन इन्वोक करता है? RBI। दोनों तरह के बैंक्स पे हो सकती हैं, प्राइवेट या पब्लिक बैंक पे। हाल फिलहाल में 3 वैसे बैंक्स हैं जो इसके अंतर्गत हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए।
टॉपिक नंबर 77 इज अबाउट कैंसर केयर। तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि कैंसर के खिलाफ अवेयरनेस जनरेट की जाए। नॉर्थ ईस्ट को कभी कभार इंडिया का कैंसर कैपिटल भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कारण यहाँ पे गुटखा तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है रिलेटिवली। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा क्योंकि ये इनफॉर्मल सा नाम है कैंसर कैपिटल। जो बात आपसे पूछी जा सकती है वो ये कि ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसको ऑर्गेनाइज कराता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये कैंसर के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने में काम करता है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। और इसने 3 साल का एक कैंपेन शुरू किया है। उस 3 कैंपेन का नाम है आई एम एंड आई विल कैंपेन, कि मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी कैंसर के खिलाफ। तो ये है कैंपेन और इसके बेसिस पे आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और कौन ऑब्जर्व कराता है तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेस दिस वर्ल्ड कैंसर डे। 3 साल का कैंपेन है जिसका थीम है आई एम एंड आई विल। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 78 इज अबाउट एजुकेशन इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, 1998 से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। फोकस इसमें रहता है कि जो एसटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे नवोदय विद्यालय होता है, सैनिक स्कूल होता है, वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिसको नाम दिया गया है फिर एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। इसमें रहना, खाना, पीना, एजुकेशन सब फ्री होता है और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्च उठाती है अंडर ग्रांट इन एड गिवन अंडर आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1। तो सेंट्रल से गवर्नमेंट पैसा देती है इस एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल को रन करने के लिए थ्रू ग्रांट इन एड, स्पेशल ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1। और ये रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल इज रन अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन को लेकर के। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड 2019 में स्टार्ट किया गया था ताकि जो भी हमारे सरकारी स्कूल हैं या सरकारी कॉलेजेज हैं वहाँ पे सब में डिजिटल बोर्ड की सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान को समझना है अगर तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि समग्र शिक्षा अभियान से पहले हमारे यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 8वीं क्लास तक की एजुकेशन के लिए अलग स्कीम था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 8वीं से 12वीं क्लास के लिए अलग स्कीम था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसके बाद टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन के लिए अलग स्कीम था जिसको टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कहते थे, टीईटी। तो अब इन सब को मिला करके कंबाइंड एक स्कीम लाया गया है समग्र शिक्षा अभियान, विच विल सी द एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल एज अ वन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्शन में अलग पढ़ाई होगी, सेकेंडरी का तरीका अलग होगा, ऐसा नहीं है। इट विल सी द एंटायर प्रोसेस इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। तो ये तीनों चीज़ों को मर्ज करके सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन को मर्ज करके एक होलिस्टिक स्कीम लाया गया जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो जो बातें ध्यान में रखनी है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर एसटी स्टूडेंट्स, कंप्लीट फ्री एजुकेशन, फंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1, ग्रांट इन एड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कौन से क्लास के बच्चों से के लिए है ये एकलव्य मॉडल स्कूल? क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन institutions of government, and समग्र शिक्षा अभियान, unifying learning from preschool to class 12 and merger of all this सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 79 हेलीपोर्ट इन आसाम। तो आसाम के अंदर पहला हेलीपोर्ट बनाया गया है, एक फॉर्मल हेलीपोर्ट जो बनाया गया है मजूली डिस्ट्रिक्ट में। हेलीपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सके और हेलीकॉप्टर वहाँ से टेक ऑफ कर सके। वैसे तो हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड या टेक ऑफ कर जाता है लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी बनाने को कहा जाता है हेलीपोर्ट। तो हेलीपोर्ट बनाया गया मजूली डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख रुपये खर्च करके। यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर एक साथ साइमल्टेनियसली लैंड कर सकता है या टेक ऑफ कर सकता है। इससे आसाम के अंदर खासकर मजूली में टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या बातें ध्यान में रखनी है? हेलीपोर्ट आसाम में आया है, पहला हेलीपोर्ट एट मजूली, और यहाँ पे एक साथ 3 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं या फ्लाई कर सकते हैं साइमल्टेनियसली।
वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 80 इज अबाउट न्यू WTO हेड। तो दिस इज ए 3 स्टार टॉपिक। ऐसे टॉपिक सीधे सीधे पीटी में आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिस्ट नगोजी ओकोंजो-इवेला, इनको बनाया गया है हेड ऑफ द WTO। इनमें खासियत ऐसी है, जो क्यों ये बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सी इज़ द फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड WTO। तो पहली विमेन है, ये पहली अफ्रीकन है जिनको WTO का हेड बनाया जा रहा है। सी इज़ फ्रॉम नाइजीरिया। WTO की अगर बात की जाए तो ये दुनिया का इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके टोटल 164 कंट्रीज़ हैं। जो रिसेंट कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया है वो है अफगानिस्तान, जिसने इसको 2016 में ज्वाइन किया। तो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान में रखनी है, इकोनॉमिस्ट नगोजी ओकोंजो-इवेला is now new WTO head, first African, first women, and she is from Nigeria. WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade. It has 164 members. Newest one is Afghanistan. WTO की एक रिपोर्ट है जो ये पब्लिश करती है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर रिपोर्ट। वैसे नाम से ये काफ़ी ऑब्वियस है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, देखें पता लग जाएगा कि WTO पब्लिश करता होगा। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। आज के लिए बस इतने ही टॉपिक्स। कल हम लोग 81 ऑनवर्ड्स 100 टॉपिक्स करेंगे। एक और बात, फरवरी महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। तो फरवरी महीने में 2 तारीख को यूनियन बजट भी मैंने कराया था पूरी तरह से न्यूज़पेपर एनालिसिस में। यूनियन बजट, आसाम बजट, पिछले साल का और इस साल का, सब मैं एक साथ करा दूंगा एक बार जब APSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। तो एक ही सेशन में, 1 घंटे के सेशन में मैं सब करा दूंगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। एक बार के लिए फरवरी महीने का यूनियन बजट मैंने रोक दिया है। डेट नज़दीक आ जाए, चूँकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक साथ मैं एक दिन करा दूंगा और उस दिन 50-60 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन।